काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ हमें पहला चैप्टर पढ़ना है क्या, पदार्थों की अवस्थाएं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि पदार्थ क्या है। तो हमारी आसपास जितनी सारी वस्तुएं दिखाई देती है वो सारी क्या है, पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कलम, कॉपी, टेबल, कुर्सी, पेड़ पौधे, नदी नाले, सभी क्या है, सभी पदार्थ हैं। तो पदार्थ को हम परिभाषित किस प्रकार करेंगे, पदार्थ को हम ऐसे परिभाषित करेंगे, पदार्थ वह सामग्री है जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके तथा जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। तो सबसे पहले कह रहा है कि पदार्थ वह सामग्री है, मतलब वह चीज़ है, वह वस्तु है जिसमें भार हो। सभी वस्तुओं में भार होती है। ये कलम को ही ले लीजिए, ये क्या है, ये भी एक पदार्थ है। तो इसे उठाने में हमें थोड़ा बल लगाना पड़ रहा है, अर्थात इसमें भी भार है। अगर वस्तु छोटा रहेगा तो हमें उसे उठाने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा, और वही वस्तु बड़ा रहेगा तो उसे उठाने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन भार सभी वस्तुओं में होती है। आगे कह रहा है जो स्थान ग्रहण करे, वस्तुएं स्थान भी ग्रहण करती है। ये कलम ही हो गया, इसको रखने के लिए क्या, ये अपने स्थान में इतने स्थान को घेरे हुए है। कुर्सी हो गया, वो भी एक अपने, उसको भी रखने के लिए एक जगह की आवश्यकता पड़ती है। वो ऐसे ही हवा में लटकता हुआ नहीं रह सकता, मतलब सभी वस्तुओं को रखने के लिए एक स्थान भी ज़रूरी होता है। वही कह रहा है जो स्थान ग्रहण करे, मतलब वस्तुएं स्थान ग्रहण करती है, जो दबाव डाल सके। भार होता है तो वस्तु दबाव भी डालेंगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए रुई का गद्दा है, अगर कोई व्यक्ति उस पर सो रहा है तो क्या होगा, वो थोड़ा सा नीचे लप जाएगा। तो इससे क्या, तो क्या कहेंगे, मतलब वो दबाव डाल रहा है, व्यक्ति जो है गद्दे पर दबाव डाल रहा है। ये कलम ही हो गया। ऐसे देखिए ये कॉपी पर दबाव डाल रहा है, तो वस्तुएं दबाव डालती है, भार होगा तो दबाव भी डालेंगी। आगे कह रहा है जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके। यहाँ अवस्था परिवर्तन की बात कह रहा है। अवस्था परिवर्तन किसके द्वारा, ऊर्जा के द्वारा। जैसे बर्फ़ को ले लीजिए, बर्फ़ किस अवस्था में, अपने ठोस अवस्था में। अगर हम बर्फ़ को गर्म करेंगे तो जल बन जाएगा, अर्थात द्रवीय अवस्था में आ जाएगा। यहाँ क्या हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ। पहले ठोस अवस्था में था, जल बन गया तो वो द्रव अवस्था में आ गया। कैसे आ गया, हम उसको ऊर्जा दिए, उसको गर्म किए, तब अवस्था परिवर्तन हुआ। जल को ही ले लीजिए तो वो अपनी द्रव अवस्था में है, उसको हम गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा, अर्थात वो गैसीय अवस्था में चला जाएगा। तो वहाँ भी अवस्था परिवर्तन हुआ, द्रव्य से द्रवीय अवस्था से गैसीय अवस्था में। तो वही कह रहा है जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके तथा जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। उदाहरण के लिए मान लीजिए हवा को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, नाइट्रोजन, कोई भी गैस को ले लीजिए। तो उसको हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हवा चल रही है। कैसे कहते हैं, हम देखते हैं पेड़ पौधों पत्तियों को हिलते हुए देखते हैं, धूल कण को उड़ते हुए देखते हैं, तो हम कहते हैं कि हवा चल रहा है। कैसे कहते हैं, अपने अनुभव से बताते हैं कि हवा चल रहा है। जैसे कोई सुगंधी हो गया है, दुर्गंध हो गया, तो हम उसे देख नहीं सकते ना ही छू सकते हैं, फिर भी हम बताते हैं कि ये दुर्गंध है और ये सुगंध है। कैसे, अपने अनुभव से बताते हैं। वही कह रहा है कि जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। तो ये पदार्थ का परिभाषा हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ वह सामग्री है जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके तथा जिसके अस्तित्व का हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके। अगला टॉपिक है
पदार्थ अणु एवं परमाणु के रूप में। तो सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और अणु भी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को परमाणु कहते हैं। क्या कह रहा है? पदार्थ अणु एवं परमाणु के रूप में, मतलब पदार्थ जो है बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। फिर अणु भी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मतलब बहुत सारे परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करता है और बहुत सारे अणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। तो अणु को हम परिभाषित किस प्रकार करेंगे? अणु को हम ऐसे परिभाषित करेंगे, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाता है। तो सबसे पहले ये कह रहा है किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, मतलब वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। या क्या कह रहा है? वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। किसी पदार्थ को मान लीजिए H2O को ले लीजिए, जल को। जल भी एक पदार्थ है, H2O, ये जल का एक अणु हो गया। ठीक है, ये जल का एक, यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब एक है, ये जल का एक अणु हो गया। तो जल एक पदार्थ है। तो यहाँ कह रहे किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, मतलब वह छोटा कण, एगो कण को ले लीजिए, मतलब एगो कण को हम नहीं ले सकते। ठीक है, एक अणु हो गया, ये जल का एक अणु हो गया। तो ये कह रहा है ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं ले सकता। इसका जल को अगर हम किसी दूसरे पदार्थ से जब क्रिया कराएंगे तो ये पूरे एक साथ भाग नहीं लेगा, ये अणु भाग नहीं लेगा। जल में जो परमाणु है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो जब भी किसी दूसरे पदार्थ से इसे अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये पूरे एक साथ काम नहीं करेगा। इसमें जो एक अणु में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये अगर ये दूसरे पदार्थ का जो यहाँ कोई दूसरा पदार्थ रहेगा जिससे इसको अभिक्रिया कराना है, ठीक है, तो उसका अणु भी भाग नहीं लेगा। इसका जो परमाणु होगा वो और इसका जो परमाणु है वो, दोनों मतलब क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया हमें अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, तो अभी यही रहने देते हैं। मतलब यहाँ क्या कह रहा है कि ये स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है एक अणु, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। भाग कौन लेगा? इसमें का जो परमाणु है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भाग लेगा जब भी किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कराया जाएगा तो। परंतु अभिक्रिया भाग नहीं ले सकता तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाता है। जल को चाहे एक बाल्टी जल को ले लिया जाए, चाहे एक गिलास जल को ले लिया जाए या फिर एक बूंद जल को ले लिया जाए, सभी में जल का अपना ही गुण रहेगा। जो गुण बाल्टी वाले पानी का रहेगा वही बूंद वाले में रहेगा। कहने का मतलब है इसका गुण नहीं बदलेगा। उसको कहीं भी रख दिया जाए, गिलास में रख दो, कप में रख दो, चाहे छोटे से छोटे भाग को भी अगर ले लिया जाए तो उसमें जल का ही गुण आएगा। उसका गुण मतलब तेल में ना तो तेल का गुण आ जाएगा और ना ही दूध का। वो छोटे से छोटे कण में भी जल का ही गुण रहेगा। दूसरे पदार्थ को ले लीजिए, मान लीजिए लोहा को ले लीजिए। लोहा को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए, लेकिन छोटे से छोटे कण में भी लोहा का ही गुण रहेगा, उसमें किसी दूसरे पदार्थ का गुण नहीं आएगा। वही कह रहा है जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, अणु कहलाता है। यह है किसी पदार्थ के सभी अणु समरूप और एक समान होते हैं किंतु दूसरे पदार्थ के अणुओं से भिन्न होते हैं। जैसे जल को ही ले लीजिए, तो जल का जो सारा अणु होगा उसमें जल का ही गुण दर्शाएगा। और लोहा को ले लीजिएगा तो उसमें जो सारा गुण होगा वो लोहे के छोटे से कण में भी लोहे का गुण रहेगा। मतलब इसका गुण
मतलब इसका जो सभी अणु चाहे परमाणु जो भी कण है सभी एक समान होंगे और एक रूप होंगे, और जो लोहा का होगा वो भी एक समान होगा और एक रूप होगा, लेकिन ये एक दूसरे से भिन्न होगा। इसका गुण होगा वो इसमें नहीं आएगा और इसका जो गुण होगा इसमें नहीं आएगा। वही कह रहा है। अगर तेल और दूध को ले लिया जाए तो तेल के सभी कण में तेल के ही गुण रहेंगे, मतलब उसका अणु समरूप होगा, एक समान होगा। अगर दूध को अणु को ले लिया जाए या परमाणु को ले लिया जाए तो उसमें दूध का ही गुण दिखाएगा, मतलब उसके कण एक रूप होंगे, एक समान होंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न होंगे। मतलब जल का जो है, क्या दूध और तेल लिए थे ना, दोनों का अपने अपने में समरूप होगा, लेकिन वो एक दूसरे से भिन्न होंगे। यही कह रहा है। किसी पदार्थ के सभी अणु समरूप और एक समान होते हैं, किंतु वे दूसरे पदार्थ के अणुओं से बिल्कुल भिन्न होते हैं। अगला है परमाणु। परमाणु को हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे? तो परमाणु को हम ऐसे परिभाषित करेंगे, किसी पदार्थ का वह संभव सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परमाणु कहलाता है। यहाँ इसका उल्टा हो गया, अणु का उल्टा हो गया परमाणु की परिभाषा। यहाँ कह रहा है कि वह सूक्ष्मतम कण, मतलब वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यहाँ क्या था, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन यहाँ है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। मतलब परमाणु CO2 को ले लीजिए, CO2 ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र है। तो यह क्या, किसी पदार्थ का, तो ये भी एक पदार्थ है। सूक्ष्मतम कण मतलब छोटा कण, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। यहाँ तो परमाणु की बात हो रही है, तो एक अणु हो गया, पूरे एक CO2 क्या हो गया, पूरे एक अणु है। लेकिन हम परिभाषित किसको कर रहे हैं, परमाणु को परिभाषित कर रहे हैं। तो परमाणु इसका कौन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। तो हम परिभाषित तो परमाणु को कर रहे हैं। तो कह रहा है यहाँ कह रहा है कि वह छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसी मतलब ये जो इसका परमाणु है कार्बन और ऑक्सीजन, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अगर इसको हम स्वतंत्र कर देंगे तो ये कार्बन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो रहेगा ही नहीं। इसको मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जैसे जल को ही मान लीजिए, जल को, तो क्या है, H2O है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। अगर हम इसको अलग अलग कर देंगे तो ये हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन एक गैस है, और ऑक्सीजन गैस ये अलग हो जाएगा। तो ये जल तो रहा ही नहीं, ये तो गैस बन गया। वही कह रहा है कि परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। जब भी इसे किसी दूसरी पदार्थ से जब क्रिया कराया जाएगा तो इसका जो परमाणु है कार्बन और ऑक्सीजन, ये यही भाग लेगा। किसी दूसरा जो पदार्थ होगा उसी का अणु भाग नहीं लेगा, उसका जो परमाणु होगा वो भाग लेगा। वही कह रहा है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। इसका जो परमाणु है वो, ये स्वतंत्र अवस्था में इसके पूरे अणु है वो रहेगा। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। जब भी किसी दूसरे पदार्थ से इसे अभिक्रिया कराया जाएगा तो ये भाग लेगा कौन, कार्बन और ऑक्सीजन, तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, परमाणु कहलाता है। ये जाहिर सी बात है, किसी का भी कण होगा तो जिस भी पदार्थ का वो कण होगा उसी का गुण दर्शाएगा। जल हो गया, उसके छोटे से छोटे परमाणु में भी जल का ही गुण दिखाई देगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसका भी छोटे से छोटे कण में भी कार्बन डाइऑक्साइड का ही गुण पाया जाएगा। लोहा को ले लीजिए, वो भी एक पदार्थ है, उसको कितना भी महीन कर दीजिए, छोटे से छोटे कण में भी लोहा का ही गुण पाया जाएगा। वो सोना और चांदी में परिवर्तित नहीं हो सकता, वही कह रहा है। अगला है डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य था।
डाल्टन एक वैज्ञानिक का नाम है। उनका कहना था कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब उसको किसी दूसरे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि परमाणु ही किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण मतलब अंतिम कण है, उसको और कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किनका कहना था? डाल्टन का कहना था। डाल्टन एक वैज्ञानिक थे। परंतु आधुनिक आविष्कारों से ज्ञात हो चुका है कि परमाणु भी सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मुख्य है। लेकिन बाद में जब आविष्कार हुआ तो इससे ज्ञात हुआ कि नहीं, परमाणु अंतिम कण नहीं है, उसको भी और दूसरे कणों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें मुख्य क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें आगे पढ़ना है डिटेल में। किसी तत्व के एक अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। किसी भी तत्व क्या है? मतलब तत्व हो गया क्या? ऑक्सीजन भी एगो तत्व है, हाइड्रोजन भी एगो तत्व है, सोडियम भी एगो तत्व है, हीलियम भी एगो तत्व है। तो ये कह रहा है किसी तत्व के एक अणु में, मतलब मान लीजिए ये सोडियम का एक अणु है, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब एक अणु है। एक अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। यहाँ एक अणु में, सोडियम के एक अणु में कितने परमाणु है? यहाँ एक परमाणु है, यहाँ दो लिखा रहता तब दो होता, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है, एक परमाणु है। तो ये भी एक तत्व है। ये पूरे क्या है? सोडियम एगो तत्व है। एगो सोडियम तत्व के एगो अणु है, तो एगो अणु में सोडियम का एक परमाणु है। तो ये कह रहा है किसी तत्व के एक अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुकता कहते हैं। यहाँ सोडियम की परमाणुकता एक हो जाएगा। देखो, तत्व के एक अणु में परमाणु हो, तत्व के एक अणु में एक परमाणु हो तो उसे एक परमाणुक, दो परमाणु हो तो उसे द्विपरमाणुक, तीन परमाणु हो तो त्रिपरमाणुक तथा चार परमाणु हो तो चतुपरमाणुक अणु कहते हैं। ये क्या होगा? कैल्शियम का सूत्र है Ca। ये कैल्शियम पदार्थ के एक अणु में एक परमाणु है, तो ये एक परमाणुक हो गया। ये हाइड्रोजन का एक अणु है और ये ऑक्सीजन का एक अणु है। दोनों एक अणु में इसका दो परमाणु, हाइड्रोजन का दो परमाणु है और ऑक्सीजन का दो परमाणु है, तो ये क्या हो गया? ये द्विपरमाणुक हो गया। हाइड्रोजन एगो तत्व है। तत्व के, यह कह रहा है तत्व के एक अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन तत्व के एक अणु में यहाँ दो परमाणु है, तो ये हो गया क्या? हाइड्रोजन का द्विपरमाणुक। यहाँ ऑक्सीजन का वो वैसे ही सेम है। यहाँ ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु है, तो ये भी द्विपरमाणुक तत्व हो गया। ये अगला है, ये ओजोन का सूत्र होता है O3। इसमें क्या है? ओजोन के एक अणु में तीन परमाणु है, तो ये हो गया त्रिपरमाणुक। यहाँ है फास्फोरस का सूत्र होता है P4। तो ये क्या है? फास्फोरस के एक अणु में चार परमाणु है, तो ये क्या हो गया? चतुपरमाणुक। यही कह रहा है। आगे है पदार्थ की अणुसंरचना। पदार्थ की अणुसंरचना मतलब ये पूरे एक पदार्थ है। पूरे क्या है? एक पदार्थ है। ये जो गोल गोल बनाया गया है, ये क्या है? पदार्थ का अणु है। ये पूरे एक पदार्थ है और गोल गोल जो है अणु है। ये दोनों अणु के बीच में इसके अणु खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है, ये खाली स्थान है। तो ये जो दो अणु के बीच जो ये खाली स्थान है, इसको क्या कहते हैं? अंतर आणविक अंतराल या फिर स्थान। इसको अंतर आणविक स्थान कहते हैं, ठीक है। ये भी, इसको भी एक पदार्थ मान लीजिए। और ये छोटा छोटा क्या है? अणु है। और ये जो अणु है और ये अणु है, मतलब ये सभी अणुओं पर लागू होता है। मतलब ये क्या है? ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। क्या? ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। तो ये जिस बल से भी खींच रहा है उसको क्या कहते हैं? आकर्षण बल। ये आकर्षण बल, मतलब जब भी दो अणुओं के बीच दो बल एक साथ काम करते हैं। कौन सा बल? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, दोनों एक साथ काम करते हैं।
ये एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब इसका जो अणु है इसका जो एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है, मतलब ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को तो आपस में खींच ही रहा है और एक दूसरे से दूर भी जा रहा है। तो ये यहाँ पर दोनों बल एक साथ काम करते हैं। कौन सा? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल एक दूसरे को खींच रहा है और प्रतिकर्षण एक दूसरे को दूर ले जा रहा है। मतलब पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है? उसके आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल पर निर्भर होता है कि वो पदार्थ किस अवस्था में है। अगर आकर्षण बल मजबूत होगा किससे? प्रतिकर्षण बल से, तो वो किस अवस्था में होगा? आकर्षण बल अगर बहुत ज़्यादा होगा और प्रतिकर्षण बल कम होगा तो वो पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगा। और अगर ठोस के अपेक्षा द्रव्य में आकर्षण बल थोड़ा कमज़ोर होता है और प्रतिकर्षण बल उसके अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा? ठोस के अपेक्षा प्रतिकर्षण बल द्रव्य में थोड़ा ज़्यादा होता है और आकर्षण बल ठोस के अपेक्षा द्रव्य में कम रहेगा। कौन? आकर्षण बल। तो वो द्रवीय अवस्था में रहेगा, ठीक है। और गैसीय अवस्था में आकर्षण बल बहुत कमज़ोर रहेगा और प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा रहेगा। किसके अपेक्षा? ठोस और द्रव्य के अपेक्षा गैस में प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा रहेगा और आकर्षण बल बहुत कमज़ोर होगा, तो वो गैसीय अवस्था में रहेगा। उनके कणों के बीच की बात हो रही है। इनके कणों के बीच जो आपस में बल लग रहा है, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, वो ठोस में आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे मजबूत होता है, प्रतिकर्षण बल सबसे कम होता है। द्रव्य में आकर्षण बल ठोस के अपेक्षा थोड़ा कम रहेगा और प्रतिकर्षण बल इस ठोस के अपेक्षा द्रव्य में ज़्यादा रहेगा। और गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कमज़ोर रहेगा और प्रतिकर्षण बल बहुत ज़्यादा रहेगा, तो वो गैसीय अवस्था में रहेगा। आगे है, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान को अंतराण्विक अंतराल या स्थान कहा जाता है। तो यही है अंतराण्विक स्थान। ये किसी अणुओं के बीच, ये इसके और इसके बीच जो ये रिक्त स्थान है, ये क्या है? अंतराण्विक स्थान कहा जाता है इसको, या अंतराण्विक अंतराल भी कह सकते हैं। आगे है, पदार्थ के अणुओं के आपस में लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। पदार्थ के अणुओं के आपस में लगने वाले आकर्षण बल को, वही जो अभी जो हम देख रहे थे, अणुओं के बीच जो एक दूसरे को खींच रहा था, वो किस बल से खींच रहा था? आकर्षण बल से। तो वही उसी बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल कहते हैं। पदार्थ के अणुओं के आपस में लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल कहते हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं। तो पदार्थ को भौतिक विचार से 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब कोई भी पदार्थ नहीं, मतलब पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाएं में रह सकती है। कौन कौन अवस्था में रह सकती है? ठोस अवस्था में रह सकती है, द्रव अवस्था में रह सकती है और गैसीय अवस्था में रह सकती है। मतलब ये भौतिक विचार से पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। रासायनिक दृष्टिकोण से भी पदार्थ 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण, जो कि हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ हमें देखेंगे क्या? ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस को हम कैसे परिभाषित करेंगे? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। कह रहा है कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ये कलम हो गया, ये क्या है? ये ठोस पदार्थ है। तो इसका आकार निश्चित है, इसको कहीं भी रख दिया जाए, टेबल पर रख दिया जाए, पानी में रख दिया जाए, कहीं भी रख दिया जाए, ये इसका आकार नहीं बदलेगा। ये गोल नहीं होगा, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। तो क्या है? मतलब ठोस का आकार निश्चित होता है एवं आयतन भी निश्चित होता है। अगर कुर्सी को ही ले लिया जाए, उसको कहीं भी रख दिया जाए तो उसका आकार बदलेगा नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। वही कह रहा है कि आकार निश्चित होता है। और आयतन क्या है?
मतलब कोई भी पदार्थ जितने स्थान में घिरी रहती है वो उस पदार्थ का आयतन होता है। तो आयतन भी निश्चित होता है। अगर ये कलम का इतना आयतन है तो इतना ही रहेगा, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, मतलब ये निश्चित होता है। आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। अगला है द्रव्य। द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। ये कह रहा है कि द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। अगर 1 लीटर जल को ले लिया जाए या फिर 1 लीटर दूध को ले लिया जाए, इसको किसी भी पात्र में रखेंगे तो वो 1 लीटर ही रहेगा, वो कमेगा नहीं और ना ही तो बढ़ेगा। वही कह रहा है कि जल का आयतन निश्चित होता है। उसको कहीं भी रख देंगे, बाल्टी में रख दीजिए, कोई ग्लास में रख दीजिए या फिर कहीं भी रख दीजिए। अगर 1 लीटर दूध को, तो वो उसका आयतन निश्चित रहेगा, वो कमेगा बढ़ेगा नहीं, परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है। क्या है? द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। उसे जिस भी पात्र में रख दिया जाएगा वो उसी का आकार ले लेगा, मतलब उसका अपना कोई आकार नहीं होता है। अगर उसको गिलास में रखेंगे तो वो गिलास के आकार की हो जाएगी। अगर उसको हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार का ले लेंगे। अगर उसको हम फर्श पर गिरा देंगे तो वो पूरे में फैल जाएगी। मतलब उसका कोई अपना, द्रव्य का कोई अपना आकार नहीं होता है, मतलब अनिश्चित होता है। उसको हम जिस भी पात्र में रखेंगे वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, मतलब उसका अपना कोई आकार नहीं होता। वही कह रहा है द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। अगला है गैस। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। न तो इसका आकार निश्चित होता है और न ही आयतन। उसे जहाँ भी छोड़ दिया जाए वो पूरे में फैल जाएगा, मतलब उसको जिधर से भी जगह मिलेगा उधर से खिसक लेगा। उसका अपना कोई, ना तो कोई आयतन होता है और ना ही आकार होता है। वो पूरे में जहाँ भी छोड़ दिया जाए उसे पूरे में फैल जाएगा। वही कह रहा है गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। ये हो गया क्या? ठोस, द्रव और गैस की परिभाषा। इस चैप्टर का जो बच गया है वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी।